नमस्कार, डिबेट के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल पांडे। क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस इतिहास बन जाएगी? क्या उत्तर प्रदेश में गांधी परिवार ने सियासी जमीन शून्य पर सिमटने के कगार पर है? क्या अमेठी रायबरेली से गांधी परिवार का पलायन हो चुका है? ऐसे सवालों के पीछे है सूत्रों के हवाले से आने वाली एक बड़ी खबर, जिसके मुताबिक अमेठी और रायबरेली सीट से इस बार गांधी परिवार का कोई भी सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा। दावा किया जा रहा है कि प्रियंका गांधी भी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी, तो राहुल गांधी अब की बार सिर्फ वाया वायनाड से लोकसभा तक जाने का प्रयास करेंगे। सोनिया गांधी पहले ही राजस्थान के रास्ते राज्यसभा चली गई हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या कांग्रेस ने अमेठी रायबरेली में, यानी अपने सबसे मजबूत गढ़ माने जाने वाले अमेठी रायबरेली में बीजेपी को वॉकओवर दे दिया है, तो बाकी बची 78 सीटों पर उसका प्रदर्शन पहले ही वेंटिलेटर पर है। इसके क्या मायने हैं? क्या यूपी में कांग्रेस अब तक एक इतिहास बन जाएगी? अगर ऐसा हुआ तो 40 साल में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस शिखर से शून्य पर पहुंच जाएगी। 1984 में कांग्रेस ने यूपी में 85 में से 83 सीटें जीती थीं। तब उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था। उसके बाद से कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार गिरता रहा और साल 2019 में तो उसे मात्र एक सीट रायबरेली ही मिल पाई थी, जहां से सोनिया गांधी चुनाव जीती थी। और अब जिस तरह की खबरें हैं, उसके बाद तो कांग्रेस अगर शून्य पर पहुंच जाए तो हैरानी नहीं होगी। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि इस बार यूपी में बीजेपी आधी हो जाएगी, तो दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है इस बार अमेठी के साथ रायबरेली भी जीतेंगे। सवाल यह उठता है कि क्या वाकई मोदी और योगी के जोर के आगे यूपी में कांग्रेस का गेम ओवर हो सकता है? क्या वाकई यूपी में कांग्रेस इतिहास बन जाएगी या फिर ये अटकलें पलट जाएंगी? करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आपने राम मंदिर का फंक्शन देखा? उसमें आपने किसी दलित को देखा? आपको खुद समझ में नहीं आएगा, जब तक आप अपने अनुभव पर नहीं उतरोगे तब तक कुछ नहीं बदलने वाला। पहली बार अमेठी से प्रत्याशी घोषित करने में कांग्रेस इतना समय लगा रही है, कांग्रेस की हार का संकेत आपको उसी में मिल जाए। इनका हिंदुस्तान है, तुम्हारा है ही नहीं, तुम्हारा है ही नहीं। कमल खिलेगा, 80 की 80 सीटें जीतेंगे। विपक्ष चुनाव लड़ेगा, लेकिन उन्हें भी पहले से पता, जैसे हमें पता कि हम 80 की 80 जीतेंगे, उनको भी पता कि वो 80 की 80 हारेंगे। पूरी तैयारी है और प्रदेश में हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे। विपक्ष पूरी तरह से साफ। उत्तर प्रदेश में भी बहुत सीट इस सारी सूची पे मंथन हो चुका है, लगभग नाम स्पष्ट हो चुके हैं। स्मृति ईरानी जी दोबारा ऐतिहासिक रूप से जीतेंगे। 80 के 80 हम सीट जीतेंगे। अपनी मीटिंग में दोनों लोगों को अपनी तरफ से चुनाव लड़ने की अपील के साथ स्वीकृति दे दी है। निश्चित रूप से गांधी परिवार से उत्तर प्रदेश में जरूर चुनाव लड़ा जाएगा। हार के एक तो बरनाथ चले गए, माता जी हार के डर से राज्यसभा में चली गई और बहन जी डर के मारे निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश छोड़ जाएंगी। समाजवादी पार्टी की जानकारी में कि अमेठी और रायबरेली की सीट गांधी परिवार से ही कोई ना कोई सदस्य लड़ेगा। तो देखिए आखिरकार वो वजह क्या है जिस वजह से गांधी परिवार अमेठी रायबरेली से दूरी बना रहा है। आखिरकार अपनी परंपरागत सीट से कांग्रेस के जो गांधी परिवार के सदस्य हैं वो क्यों दूर हो रहे हैं, इसी मुद्दे पर आज हम ये बहस कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं शहजाद पूनावाला जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। राजकुमार भाटी जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है राजकुमार जी। पंकज शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पंकज जी आपका भी बहुत स्वागत है। और AK वाजपेयी जी, LJPR के प्रवक्ता हैं, वाजपेयी साहब आपका भी बहुत स्वागत है। पहला सवाल पंकज शर्मा जी आपसे, आखिर क्या वजह है गांधी परिवार अमेठी रायबरेली से दूरी क्यों बना रहा है? वो अमेठी रायबरेली जो परंपरागत सीट मानी जाती है गांधी परिवार की, कांग्रेस की, वहां से ये कैसा डर है कि अब तक कोई नाम सामने नहीं आ पा और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि गांधी परिवार का कोई चुनाव नहीं लड़ेगा? ये तो आप कह रहे हैं कि दूरी बना रहा है, अब हर वाक्य में आप लगा रहे हैं क्या क्या क्या, तो अब इस क्या का क्या जवाब दिया जाए? नेहरू गांधी परिवार न अमेठी से दूरी बना रहा है, न रायबरेली से दूरी बना रहा है। जरा दो चार
दिन इंतजार कीजिए और देखिए तो सही कि अमेठी से और रायबरेली से कांग्रेस के प्रत्याशी कौन होते हैं। आप जब देखेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे। थोड़ा सा इंतजार कीजिए। हैरत में मतलब कैसे पंकज जी, थोड़ा सा विस्तार से बताइए ना। नहीं, विस्तार से मैं क्या बताऊं, 2-4 दिन इंतजार। आप बहुत जानकारी रखते हैं कांग्रेस पार्टी की, इसलिए मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, मतलब कैसा हैरत होगा। हाँ, थोड़ी रखता हूँ, बहुत तो नहीं रखता लेकिन थोड़ी रखता हूँ। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि कृपया ऐसा माहौल मत बनाएं कि नेहरू गांधी परिवार डर गया है, अमेठी से दूरी बना रहा है, रायबरेली से दूरी बना रहा है। देखिए, इस देश के कान पक गए हैं। 370, 370, 400, 400, यूपी में पूरी 80 विपक्ष का सफाया। हाँ। आप जरा देखिए तो सही कि इन चुनावों के नतीजे क्या आने वाले हैं। और अमेठी और रायबरेली जो आज की आपकी चिंता का मुख्य विषय है, उसके लिए भी 2-4 दिन इंतजार कर लीजिए। नहीं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, चिंता तो कांग्रेस को करनी चाहिए क्योंकि कांग्रेस का प्रदर्शन अमेठी रायबरेली में पिछले कई चुनावों में बहुत खराब रहा है। और मैं आपसे आगे एक सवाल और लेता हूं, उसके बाद शहजाद जी से जवाब लूंगा। पंकज जी, आखिरी बार राहुल गांधी अमेठी कब गए थे या रायबरेली कब गए थे? आप थोड़ा इस पर रोशनी डाल पाएंगे? अब ये तो आप राहुल गांधी जी के दफ्तर से पूछिए कि कब गए थे। उनकी ये डायरी मैं तो मेंटेन करता नहीं हूं ना, ये मेरा काम है। नहीं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको इसका संज्ञान जरूर होगा, इसके बारे में आप जानते जरूर होंगे। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जब से वो 2019 का चुनाव हारे हैं, मुश्किल से, जहां तक मेरी याददाश्त, मैं उत्तर प्रदेश को कवर भी करता हूं, 1 या 2 बार अमेठी गए हैं राहुल गांधी। देखिए, आज के डिजिटल दौर में अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों से संपर्क रखने के लिए फिजिकली वहां शारीरिक रूप से पहुंचा जाए, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। जितने भी बड़े नेता हैं, आप मुझे एक बात बताइए, नरेंद्र भाई मोदी बनारस कितनी बार गए हैं? 10 साल में 45 बार। नरेंद्र भाई मोदी मणिपुर कितनी बार गए हैं? तो क्या अब हम ये मान लें कि मणिपुर के वो बिल्कुल भी संपर्क में नहीं है और उसकी अनदेखी कर रहे हैं? तो इस चीज को इस तरह से तोड़ मरोड़ पेश करने से कोई फायदा नहीं है। पंकज जी कह रहे हैं कुछ दिन का इंतजार करिए, हैरत करने वाली खबर आएगी। मैं अगले राउंड में फिर आऊंगा, वो हैरत करने वाली खबर मैं आपसे फिर से पूछूंगा। शहजाद जी, आखिर वजह क्या है, क्यों अमेठी और रायबरेली से दूरी बनाता हुआ दिख रहा है गांधी परिवार? अब तक जितनी लिस्ट आई है उसमें अमेठी रायबरेली से कोई प्रत्याशी सामने नहीं आया और आज सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि राहुल और प्रियंका दोनों अमेठी रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेंगे। देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि हमारे लोकतंत्र के पर्व की सबसे बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की सबसे बड़ी यात्रा शुरू हुई है, तो मैं देशवासियों को भी शुभकामनाएं और धन्यवाद देना चाहता हूं इलेक्शन कमीशन को। परंतु देखिए, एक यात्रा जो है वो अंतिम यात्रा भी शुरू हुई है और उसका नाम है राहुल गांधी की न्याय यात्रा। ये कांग्रेस की अंतिम यात्रा के रूप में साबित होगी। देखिए, एक तरफ मिशन और विजन के साथ देश के लिए काम किया जा रहा है। इंडिया को कैसे 3rd पोजीशन पर पहुंचाना है, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकालना है, किस प्रकार से हम लोगों को 12 करोड़ नल से जल पहुंचाना है, 12 करोड़ शौचालय बनाने हैं। और दूसरी तरफ क्या है, केवल कंफ्यूजन। अब उत्तर प्रदेश इसलिए नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि एक इनके गठबंधन के साथी, जैसे न्याय यात्रा शुरू हुई तो आरएलडी निकल गई वहां से। फिर उनके बाद आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार की भाषा वाराणसी को लेकर राहुल गांधी ने की कि यहाँ के जो यूथ है वो नशेड़ी है, उसके बाद जिस प्रकार से आपने लगातार देखा है कि इनके साथी डीएमके ने उत्तर प्रदेश के लोगों को गालियां दी है, चाहे वो एलन गोवन हो, चाहे वो मारन हो, जिसके ऊपर राजकुमार भाटी भी कुछ नहीं बोल पाते। और जिस प्रकार से स्वयं राहुल गांधी ने अमेठी के वोटरों का अपमान करने वाला बयान दिया है कि इन वोटरों को कुछ समझ में नहीं आता, तो उसके बाद तो लगभग तय ही था। और रायबरेली से भी न लड़कर सोनिया गांधी जी जो राज्यसभा के रूट से गई है, तो पूरी तरह से मैदान छोड़ दिया। और क्यों ना छोड़े, आप केवल तुलना कीजिए। अभी ये पंकज शर्मा जी पूछ रहे थे, प्रधानमंत्री केवल 45 बार गए नहीं है, वहां पर वाराणसी का कायाकल्प क्या है। जिस प्रकार से पूर्वी उत्तर प्रदेश में आपको याद होगा हजारों केसेस जापानीज एन्सेफेलाइटिस की होती थी, आज वहां पर 400 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रायबरेली में एम्स का बड़ा हॉस्पिटल जो शुरू किया गया है। जिस प्रकार से अमेठी का कायाकल्प करने के लिए केंद्र की सरकार ने अब काम किया है, परंतु इससे पहले क्या अमेठी के लिए या रायबरेली के लिए 5 काम वो गिनवा सकते हैं? नहीं गिनवा पाएंगे। इसीलिए ना रायबरेली के लिए ना अमेठी के लिए कुछ किया है। केवल और केवल आज उन्होंने अपने राजनीतिक अस्तित्व को वहां से पोषित किया, पर आज कुछ किया नहीं, इसलिए वहां से उन्होंने पलायन कर दिया। चलिए देखिए, अमेठी रायबरेली से पलायन, ये बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला कह रहे हैं। हमारे साथ राजकुमार भाटी जी भी जुड़े हुए हैं। राजकुमार भाटी जी, आपको क्या लगता है कि गांधी परिवार चुनाव लड़ेगा या नहीं लड़ेगा? गठबंधन में कुछ बातचीत हुई अमेठी रायबरेली को लेकर या फिर कोई नया चेहरा आएगा? नहीं, वैसा सवाल ये होना चाहिए कि कांग्रेस चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी।
गांधी परिवार चुनाव लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, अगर हम गांधी परिवार कह के बात करते या कांग्रेस गांधी परिवार कह के बात करती तो आप इसी पे हम घेरते कि देखो परिवारवाद की बात कर रहे हैं, परिवारवाद की बात कर रहे हैं। मुझे वो याद है, माननीय मोदी जी का वो भाषण याद है कि कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर सकती और गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष नहीं चुना जा सकता। अगर ये दो काम कर ले तो मैं इनका लोहा मान जाऊंगा। और उसके 2-3 महीने बाद ये दोनों काम हो गए। कांग्रेस में बाकायदा लोकतांत्रिक तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ और गांधी परिवार से बाहर का व्यक्ति चुना गया। अब कांग्रेस पार्टी किसको प्रत्याशी बनाएगी, वो सारे समीकरण देख के, उपलब्धता देख के, वो कांग्रेस का विषय है। मैं समझता हूँ ये कोई बहुत महत्वपूर्ण विषय नहीं है। ये बेकार लोगों का समय खराब करने के लिए या मनोरंजन करने के लिए इस पर बहस करनी है गांधी परिवार आएगा नहीं आएगा। लेकिन अभी शहजाद पूनावाला बता रहे थे कुछ अपनी पार्टी और अपनी सरकार के बारे में कि हमारा लक्ष्य ये है, नल से जल, भारत के गरीबों का विकास। आपके कुछ और लक्ष्य भी हैं, आपने 2 पे ही बात छोड़ दी, कुछ और भी जोड़ते। भारतीय जनता पार्टी का और केंद्र सरकार का लक्ष्य ये भी है कि पूंजीपतियों से उनकी बाह मरोड़ के कैसे चंदा वसूला जाए, 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर कैसे किया जाए। उत्तर प्रदेश की आपने स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट कर दी है। KGMIU जो देश के सर्वोत्तम कॉलेजों में गिना जाता था, उसमें कुत्ता पेशेंट का हाथ लिए घूम रहा, कटा हुआ हाथ लेके घूम रहा है। दवाइयां नहीं है, नकली दवाइयां में लेके SGM गई घूंघट करके, उसने जाकर देखा अस्पताल में व्यवस्था चौपट थी, एक्सपायरी डेट की दवाइयां भरी हुई थी। तो आपने उत्तर प्रदेश में क्राइम इतना बढ़ गया। गुजरात की एक यूनिवर्सिटी में नमाजियों पे हमला किया जाता है, मध्य प्रदेश की एक यूनिवर्सिटी में छात्रों पे हमला किया जाता है, उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी में गैंग रेप होता है। हालात आपने बहुत खराब कर दिए। चलिए राजकुमार भाटी जी ने अपनी बात रखी, हमारे साथ है देश की जनता। AK वाजपेयी जी, जवाब दे दूं मैं शहजाद जी क्राइम की बात की, क्राइम पे सिर्फ एक जवाब दे दूं, क्या क्राइम कम करने के लिए अफजल अंसारी को इन्होंने प्रत्याशी बनाया है, जिसका भाई कन्विक्टेड और खुद भी कन्विक्टेड है। और क्राइम की स्थिति ये है मान्यवर कि आज उनको विधानसभा में नहीं, देखिए मैंने आपके बीच में नहीं बोला भाटी जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला भाटी जी, बीच में नहीं बोला। आपने अंसारी और अहमद अतीक अहमद जैसे लोगों को विधानसभा पहुंचाया, बीच में नहीं बोलना। मैंने आपकी सारी बातें सुनी ना, आपकी पूरी बातें, आपके पूरे चीजों को मैंने सुना। अब आप बीच में मेरे बोल रहे हैं, ये तरीका गलत है आपका। आप मेरे बीच में क्यों बोल रहे हैं? आप अपनी बारी में बोल रहे हैं बोलने के लिए। ये क्या तरीका है भाई? आप डिबेट का अनुशासन बहुत समय है, बहुत तरीका ठीक नहीं है। नहीं विशाल जी, मेरा समय है, मैं बोलूंगा तब बोलो। भाटी साहब मैं आपको फिर मौका दूंगा, जब विशाल जी बुलवाए तब बोलो। नहीं भाटी जी मैं आपको मौका दूंगा। चलिए शहजाद जी, देखिए ऐसा है, पहले तो मीडिया को कैसे संचालित करना है वो आप ज्ञान ना दे। किस प्रकार से अखिलेश यादव ने मीडिया वालों को धमकाया था हमने देखा। मीडिया को ज्ञान दीजिए, मैं आपको ज्ञान मीडिया को छोड़ दीजिए ना। देखिए मैं अपनी बातें रख देता हूं। देखिए मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूं कि आज जो ये सारे लोग हैं जो कट्टा लेकर घूमते थे, आज उनको विधानसभा नहीं, आज उनको उनके सही ठिकाने में जेल में पहुंचाया जा रहा है। जो 2000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जो है उसको ध्वस्त करवाकर उसको गरीबों में बांटने का काम और बुलडोजर एक्शन होता है। आज 71% कन्विक्शन रेट है महिलाओं के अपराध पर। परंतु आप मुझे बता दीजिए कि बंगाल में संदेश खाली हुआ तो उस पर आपकी बोलती बंद क्यों थी? भाटी जी बताइए एक बार, आप तो महिलाओं के विषयों पर बोलते हैं ना प्रमुखता से, तो एक बार बता दीजिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपके एक शब्द बोला हो संदेश खाली पर? क्यों हिंदू महिलाएं थी तो वहां पर चुप हो गए क्या? मैं जवाब भाटी साहब जी। भैया ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। भारतीय जनता पार्टी पहले ही बूथ कैप्चर करते थे, अब ये डिबेट कैप्चर करते हैं, दूसरे को बोलने नहीं देते। नहीं भाटी साहब, कोई बात चल रही है उत्तर प्रदेश की तो ले जाएंगे। आप सड़कों पे गुंडाई करते थे, अब डिबेट में गुंडाई करते हैं। देखिए शहजाद जी, सड़कों से लेकर अब डिबेट में गुंडाई करना बंद कर दीजिए। समाजवादी पार्टी की बारी है। राजकुमार भाटी जी आप बोलिए, एक एक करके बोलेंगे तो सभी को मौका बराबर मिल पाएगा। भाटी जी मैं केवल इतना निवेदन करना चाहूँ, शहजाद भाई बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति हैं। संदेश खाली की घटना भी चिंताजनक है क्या, लेकिन संदेश खाली के लिए बाकी देश को भूल जाएं। उत्तर प्रदेश में जो यूनिवर्सिटी में गैंगरेप हुआ एक बेटी के साथ, उसे भूल जाए, ये कौन सा तर्क है? संदेश खाली के लिए देश को भूल जाए, संदेश खाली देश की महिलाएं नहीं है। अपने पाप छिपाते हो आप। एक एक कर जी। संदेश खाली पर अखिलेश जी का एक ट्वीट बता दीजिए, डिम्पल जी का एक ट्वीट, प्रियंका जी का एक ट्वीट, राहुल जी का एक ट्वीट, बताइए ना। उस केस में तो कार्रवाई संदेश खाली सबने कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए। किसने बोला? और अपराधी गिरफ्तार हो गए, अभियुक्त गिरफ्तार हो गए। नहीं,
संदेश खाली में गिरफ्तारी में 56 दिन लगे और वो भी हाई कोर्ट में जब उन्होंने कहा कि सीबीआई को दो तो सुप्रीम कोर्ट तक गई ममता बनर्जी सरकार। इसीलिए संदेश खाली में सही एक्शन नहीं हुआ, परंतु IIT BHU में हुआ। और मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, अखिलेश जी का एक ट्वीट बताइए, प्रियंका वाड्रा तो हाथरस पहुंच गई थी, वहां पर क्यों नहीं गई बताइए। जवाब भाटी साहब का जवाब आने दीजिए जी। BHU में भी पुलिस 1 महीने तक उनको रेपिस्ट को बचाती रही क्योंकि वो बीजेपी से जुड़े हुए थे, बीजेपी के पदाधिकारी थे, तीनों के तीनों बीजेपी IT सेल के पदाधिकारी थे। इसलिए पुलिस ने 1 महीने तक उनको अरेस्टिंग नहीं की, जबकि 24 घंटे के अंदर उनकी पहचान हो गई थी CCTV कैमरों में। खैर चलिए, आप दूसरे के चेहरे पे दाग दिखा के अपने चेहरे के दाग मत छिपाइए। चलिए आप भी उतना ही बड़े विषय पर, बिल्कुल देखिए, आप महिलाओं के विषय पर जिस पार्टी ने बॉयज विल बी बॉयज कहा है वो आज इतना। चलिए शहजाद जी और भाटी साहब फिर आएंगे, शहजाद जी भाटी साहब फिर आएंगे। AK वाजपेयी जी भी इंतजार कर रहे हैं। वाजपेयी जी, हम अमेठी रायबरेली की तो चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अगर हाजीपुर की चर्चा नहीं होगी तो डिबेट अधूरी मानी जाएगी। हाजीपुर में क्या हो रहा है बिहार के? हाजीपुर में क्या होना है? हाजीपुर में जिसका मन है वो लड़े, चुनाव खुला पड़ा है। लेकिन हम NDA का हिस्सा हैं। NDA के जो BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने हमको साफ कह दिया है कि ये इतनी सीटें आपको मिलेंगी, आप तैयारी शुरू करिए। अगर और कोई लड़ा, उधर से विपक्ष से कोई लड़ना चाहेगा तो लड़ेगा, उसमें क्या दिक्कत है। अमेठी और यहाँ की रायबरेली की जो बात आप कर रहे हो ना, उसमें बड़ा सीधा सवाल है कि उनका विश्वास डगमगा गया है। उनको ये उम्मीद नहीं है कि वो वहां से लड़ेंगे तो जीतेंगे। और कांग्रेस यूपी से तो गए, मेरे ख्याल से 30-35 साल हो गए निकले हुए वहां से। देखिए, आपने नाइंसाफी की है शर्मा जी के साथ। शर्मा जी को सब मालूम है, अगर आप चाहते तो पूरी जानकारी मिल जाती है आपको। अच्छा। लेकिन आपने जल्दी छोड़ दिया इनको। देखिए ऐसा है, चुनाव जीतने के लिए और उसके लिए लड़ने के लिए आपको विश्वास चाहिए, और विश्वास से काम से करने से आता है। क्या काम दिखाओगे? आपने सही क्वेश्चन किया कि राहुल गांधी गए कितनी बार है, तो उन्होंने कह के टाल दिया कि जाने की क्या जरूरत है। पंकज जी ने कहा फिजिकल तौर पर जाना जरूरी नहीं है। मैं इसी का जवाब चाहता हूं। पंकज जी का कहना है कि फिजिकल तौर पर जाना जरूरी नहीं है, डिजिटल युग है। नहीं, ऐसे नहीं। डिजिटल युग से काम तो हो सकते हैं, काम तो आप करा सकते हो, लेकिन जब तक जनता के बीच में जाके आप मिक्सअप नहीं होगे, जनता की समस्याओं से जूझोगे नहीं, जनता के सुख दुख में शामिल नहीं होगे, तब तक कैसे बात बनेगी। देखिए, पुराने लोगों का मुझे याद है, चाहे मुलायम सिंह हो, चाहे लालू प्रसाद हो, चाहे रामविलास हो, चाहे शरद यादव, इन लोगों के 2 सिद्धांत बड़े पक्के थे। गमी और खुशी में अपने कार्यकर्ता के घर में, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के घर में, हर घर में चाहे रात को 3 बज जाए जाते जरूर थे। तो इसलिए नहीं उन्होंने सिद्धांत बनाए थे, क्योंकि वो जनता के बीच में रह के जनता के कठिनाइयों को महसूस करते थे। चलिए, वाजपेयी जी हिसाब से पॉलिसी बनाने में योगदान करते थे। वाजपेयी जी, बिल्कुल। देखिए, आपने कहा कि पंकज शर्मा जी सब जानते हैं, उनको थोड़ा समय और देना चाहिए। मैं सीधे पंकज शर्मा जी से सवाल लेता हूं। पंकज शर्मा जी, सवाल पूछने से पहले मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं अमेठी रायबरेली से जुड़े हुए। 2022 के विधानसभा चुनाव में अमेठी रायबरेली दोनों लोकसभा सीट पर कांग्रेस का खाता नहीं खुला। 0 सीट पर कांग्रेस रही उस अमेठी रायबरेली में जो सालों से उसका गढ़ रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो अमेठी सीट आप 2019 के लोकसभा चुनाव में हार गए, रायबरेली आपकी सीट बची। और अगर कुछ वोटों का आंकड़ा आप देखेंगे तो अमेठी लोकसभा की अमेठी शहर सीट पर कांग्रेस को मात्र 14,000 वोट मिलते हैं। रायबरेली शहर सीट पर कांग्रेस को मात्र 14,900 वोट मिलते हैं। यह कैसा, आखिरकार जनता ने इतनी दूरी क्यों बना ली? आपकी वजह क्या लगता है इसके पीछे कि राहुल जी नहीं गए, सोनिया जी नहीं गई, क्या वजह है? ये तो जनता दूरी बनाते हुए दिख रही है अगर हम आंकड़ों पर गौर करें। देखिए, पिछले 10 साल से खासकर देश में जिस तरह की राजनीति चल रही है, सामाजिक बंटवारे की और जाति बिरादरी की, और उसको सत्तारूढ़ जो दल है वो खुलकर हवा दे रहा है। तो ध्रुवीकरण के इस दौर में अगर कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा है तो स्वाभाविक है, क्योंकि कांग्रेस ने इस तरह की समुदायवाद की और जातिवाद की राजनीति करने से इनकार कर दिया। सारा ध्यान चूंकि भारतीय जनता पार्टी का उत्तर भारत के राज्यों पर है, जहां हिंदू मुस्लिम करके और जातियां ही नहीं उपजातियों में बांटकर समाज को उसने अपनी राजनीति की। तो कांग्रेस जैसे राजनीतिक दल के लिए स्वाभाविक तौर पर परेशानियों का ये वक्त रहा। लेकिन
आप विश्वास कीजिए कि आने वाले दिनों में माहौल बड़ी तेजी से बदलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ये जो तिकड़में हैं, ये जो साम दाम दंड भेद की राजनीति है, दबाव की और दमन की राजनीति है, वो देश के सामने उजागर हो गई। नहीं, लेकिन पंकज जी देखिए, आप बीजेपी पर आरोप तो लगा रहे हैं जातिवाद की राजनीति करने की, लेकिन राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं? पत्रकारों से जाति पूछ रहे हैं, उनके मालिकों की जात पूछ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? जाति नहीं पूछ रहे हैं, तो क्या पूछ रहे हैं? वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इस देश में हर समुदाय के लोगों को क्या निजी क्षेत्र की और सरकारी क्षेत्र की नौकरियों में बराबर की हिस्सेदारी है, ये पूछ रहे हैं। और ये एक वाजिब सवाल है, ये इस देश का एक ऐसा सवाल है जिससे हमको रूबरू होना पड़ेगा। मैं जवाब लेता हूं, शहजाद पूनावाला से जवाब लेता हूं। शहजाद जी, सामाजिक आपके ऊपर आरोप जो लगा रहा है, सामाजिक बंटवारे का, ध्रुवीकरण का, जातिवाद का, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। ये उदयनिधि स्टालिन बीजेपी से है क्या, जो कहते हैं सनातन समाप्त, और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ टिप्पणियां की? ये ए राजा भारतीय जनता पार्टी में क्या, जो कहते हैं कि राम मेरे दुश्मन है, मैं राम का दुश्मन हूं? ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य थे, जिनको निकाला नहीं समाजवादी पार्टी ने, हमारी पार्टी के है क्या? ये क्या जिन्होंने कहा राम मंदिर जो है गुलामी की निशानी, आरजेडी के नेता ने, और चंद्रशेखर ने पोटेशियम साइनाइड बोला, ये सारे हमारे लोग हैं क्या? आप कार्रवाई कर देते हो। और पंकज जी वरिष्ठ है, इसलिए मैं आपसे कहूंगा, हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, ये सारे दंगे किसके कालखंड में हुए? मुजफ्फरनगर दंगा किसके कालखंड में हुआ? पर आ जाते हैं दूसरी बात पर। आपने कहा कि प्राइवेट और सरकारी सेक्टर में कितने हिस्सेदारी है ओबीसी की। हालांकि ओबीसी करके बांटने का प्रयास आपने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी किया, वहां पर क्या नतीजा आया? पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सबसे बड़े क्षेत्र में हिस्सेदारी मतलब मुख्यमंत्री बनाना, हमने नायब सैनी को भी बनाया, हमने मोहन यादव को भी बनाया, विष्णु जी को भी बनाया। आपके पास एक मौका था तेलंगाना में बनाने का, किसको बनाया? रेवंत रेड्डी, जिसने कहा ओबीसी का डीएनए मेरे डीएनए से कमतर है। मान्यवर, हमारे गठबंधन का ओबीसी प्रधानमंत्री है, आप अपने गठबंधन का बता दीजिए। और तीसरी बात डंके की चोट पे लीजिए, तीसरी बात, एक लास्ट स्टेटमेंट, ओबीसी कास्ट सर्वे इनका कर्नाटका में हो रखा है, रिजल्ट जारी नहीं करे, डीके शिव कुमार ने रोक रखा है। ओबीसी कास्ट सेंसस पर हम तो तैयार है, टीएमसी ने विरोध किया हुआ है ऑफिशियली, इसीलिए इंडी गठबंधन का स्टेटमेंट नहीं आ पा रहा। अब बताइए कि कौन है उसके खिलाफ और क्या कार्रवाई करेंगे टीएमसी? पंकज शर्मा जी, आप ही का जवाब चाहूंगा। शहजाद पूनावाला ने तो पूरी तरह से आंकड़े गिनाए कि उन्होंने कितने ओबीसी सीएम बनाए। आप कांग्रेस पार्टी से कई तरह के सवाल पूछे। अरे ओबीसी मुख्यमंत्री बनाने से क्या होगा? ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी खुद भी गाना गाते हैं कि मैं पिछड़ा हूं, इसलिए मुझसे भेदभाव होता है। मुख्यमंत्री बनाने से नहीं होगा। असली बात यह है कि रोजगार में जो सरकारी रोजगार हैं उनमें कितनी हिस्सेदारी है, और दूसरी बात यह है कि निजी क्षेत्र में इन वर्गों को रोजगार दिलाने के लिए सरकार क्या कोशिशें कर रही है, बात उस पर होनी चाहिए। इक्का दुक्का आपने बना दिए पिछड़ों के नाम पर, वो तो पहले से संपन्न लोग हैं, पहले से सत्ता में बैठे हुए हैं। कौन सा आपने ऐसा मुख्यमंत्री बना दिया कि सड़क से चलते हुए को पकड़ लाए और बना दिया? राजनीति में वर्षों वो लोग रहे हैं और उनकी संपन्नता जो है वो सबके सामने है। पता कर लीजिए उनके इलाकों में, उनको बनाने से पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व हो गया, ये मानना ठीक नहीं है। चलिए शहजाद जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं राजकुमार भाटी जी से सवाल। बात यह है कि कांग्रेस ने तेलंगाना, क्योंकि हम आंध्र तेलंगाना में अभी गए थे, आंध्र में गए थे, तो तेलंगाना में इन्होंने प्रॉमिस किया था कि दलित मुख्यमंत्री बनाएंगे, और अभी दलित उप मुख्यमंत्री जिसको बनाया उसको जमीन पर बैठाया गया था। ये तस्वीर भी सामने आई थी। परंतु मैं इनसे पूछना चाहता हूं, चलिए आप निजी क्षेत्र और जॉब्स की बात कर रहे हैं, सरकारी जॉब्स की बात कर रहे हैं, किसने विरोध किया था कास्ट सेंसस का 1951 में और रोका था उसको? किसने मंडल कमीशन का विरोध किया था और रिपोर्ट को लागू नहीं किया था? इंदिरा गांधी जी, उसके बाद राजीव गांधी जी ने। और जब वो लागू हुआ वीपी सिंह की सरकार में, हमारी जो सहायता इसके साथ चल रही थी, तो उसके बाद भी आपने उसका विरोध किया। और बता दीजिए ना आप मुझे कि अगर आप ओबीसी कास्ट सेंसस के साथ है तो टीएमसी ने जो स्टैंड उसके खिलाफ लिया है उसके ऊपर आपका क्या वक्तव्य है? टीएमसी ने ऑफिशियली बोला है कि हम उसके खिलाफ। चलिए मैं पंकज जी के पास फिर आऊंगा। राजकुमार भाटी जी, क्योंकि अमेठी रायबरेली को लेकर ये पूरी डिबेट हो रही है, एक सवाल आपसे ये बनता है कि फूलपुर सीट जो कि जहां से पंडित नेहरू चुनाव लड़ते थे, एक जमाने में कांग्रेस की बहुत मजबूत सीट हुआ करती थी, अब पिछले कई चुनावों से समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है। क्या अगर अमेठी रायबरेली से गांधी परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ता है तो क्या समाजवादी पार्टी अमेठी रायबरेली से चुनाव लड़ने पर विचार करेगी? नहीं, अमेठी रायबरेली जब कांग्रेस के हिस्से में है, कांग्रेस को दी गई है, कांग्रेस के प्रत्याशी, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में इतनी कमजोर थोड़ी है कि उनके पास प्रत्याशी नहीं है। कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर चुनाव लड़ रही हैं, और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को बहुत बड़ा झटका हम देने वाले हैं। हमारी कोशिश होगी कि भारतीय जनता पार्टी को 1 डिजिट में ले आएं,
लेकिन कम से कम 25 से लेकर 50 सीटें तो कम हो ही रही हैं। 25 से लेकर 50 सीटें एनडीए की यूपी में कम हो रही हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। तो ऐसा, लेकिन ओबीसी की अभी बात कर रहे थे, देखिए ये जो अभी शहजाद भाई गिनवा रहे थे कि उसे मुख्यमंत्री बना दिया, उसे मुख्यमंत्री बना दिया, ये डॉक्टर लोहिया ने इस पर बहुत बोलते थे। डॉक्टर लोहिया, उन्होंने लेख भी लिखे, ये लासेबाजी की राजनीति है। जिस तरह मछली पकड़ने के लिए कांटे में वो लगाते हैं, नहीं केंचुआ घुसा देते हैं, मछली को लालच देते हैं उसमें कांटे में फंसने के लिए, इस तरह किसी एक आदमी को पद पे बैठा दो और पूरे समुदाय का शोषण करते रहो। सच्चाई यह है कि बीजेपी की सरकार में ओबीसी, दलित और अल्पसंख्यक के साथ लगातार उत्पीड़न हो रहा है, उनकी हकमारी हो रही है। उत्तर प्रदेश में ओबीसी टीचर्स की भर्ती में जो ओबीसी के साथ अन्याय हुआ, 640 दिन से छात्र और छात्राएं लखनऊ में धरने पर बैठे हुए थे। हाईकोर्ट का आदेश है कि 6800 टीचर की और नियुक्ति की जाए, करने को तैयार नहीं है बीजेपी की सरकार, क्योंकि ओबीसी से इतनी नफरत है इन्हें। वो 640 दिन धरना दे गए इको गार्डन में। कल वो जब आचार संहिता लग गई तो निराश होकर रोते हुए उठे, वो गले मिल मिल कर रो रहे थे, उन पर देखने वालों को रहम आ जाएगा, लेकिन बीजेपी सरकार को रहम नहीं आया। ये इतने ओबीसी विरोधी हैं। शहजाद जी, पद में कोई एक आदमी को बैठा तो ये उनका वक्तव्य था। तो मुझे बताइए, लालू जी जब जेल में गए कांग्रेस की वजह से, तब उन्होंने राबड़ी कोई क्यों बैठा है? कोई यादव समाज से और कोई नहीं मिला। मुलायम जी जब चले गए तो अखिलेश यादव ही मिले पद पर बैठाने के लिए, और कोई नहीं मिला। अपने परिवार के बाहर जो नहीं सोच पाते हैं, वो एक समाज के बारे में बात तो करते हैं, परंतु समाज से भी किसी को प्रतिनिधित्व नहीं देते हैं। आज जब अलग अलग समाजों से, क्या आज से हो रहा है क्या? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान के पहले बाबूलाल गौर, उससे पहले उमा भारती, वो कहां से थे? कल्याण सिंह कौन से जमाने में हमने बनाए, जब आप लोग तो इस बारे में बोलते भी नहीं थे, और कांग्रेस तो सरेआम विरोध करती थी ओबीसी का। और मैं आज इसीलिए आपसे कह रहा हूं, इस विषय पर मत जाइए, केवल इतना बताइए कि टीएमसी, जिसको आपने एक सीट दी है, भाटी जी आपने एक सीट टीएमसी को दी है, ऑन रिकॉर्ड ओबीसी कास्ट सेंसस का विरोध। कर्नाटका में डीके शिव कुमार ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि कास्ट सर्वे नहीं जारी किया जाएगा। आप अपने गठबंधन में तो पहले इसको मुद्दा बना के मनवा दीजिए, बाकी देश में बाद में करना, पहले अपने गठबंधन का स्टैंड। चलिए मैं भाटी जी का जवाब लेता हूं। भाटी जी, देखिए समाजवादी पार्टी पर आपने प्रश्न उठाया। समाजवादी पार्टी सर्व समाज की, सर्व समुदाय की पार्टी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का दिल तो इतना बड़ा है कि परिवार तो छोड़िए, उन्होंने पार्टी से बाहर के लोगों को राज्यसभा में भेजा। उन्होंने जयंत चौधरी को राज्यसभा में भेजा, ना हमारे परिवार से थे ना हमारी पार्टी से थे। उन्होंने कपिल सिब्बल को राज्यसभा में भेजा। अभी समाजवादी पार्टी की प्रत्याशियों की सूची देख लीजिए, हर समुदाय का प्रतिनिधित्व है। दलित, 3 दलितों को जनरल सीटों पर टिकट दिए समाजवादी पार्टी ने। दलित समुदाय के 3 लोगों को सामान्य सीटों पर टिकट दिए, ओबीसी को टिकट दिए, जनरल कास्ट को टिकट दिए, ब्राह्मण को दिए, राजपूत को दिए। लेकिन भाटी जी, हर लेकिन भाटी जी देखिए, और आपने मंडल का जिक्र किया। विशाल जी एक वाक्य, विशाल जी एक वाक्य आखिरी, इन्होंने मंडल का जिक्र किया। जब वीपी सिंह जी की सरकार ने मंडल लागू किया था, भारतीय जनता पार्टी ने उसके विरोध में ही सरकार गिरा दी थी। आडवाणी जी रथ यात्रा लेकर अयोध्या के लिए तभी तो निकले थे। मंडल के विरोध में पूरी भारतीय जनता पार्टी सड़कों पे थी, पूरी आरएसएस सड़कों पे थी। ये कौन सा, पूरे देश ने देखा। चलिए भाटी जी, मैं देश ने देखा है। जवाब बीजेपी प्रवक्ता से लेता हूं, फिर वाजपेयी जी से और ज्यादा आज के डिजिटल युग में इस प्रकार का झूठ बोला जा सके, ऐसी संभावना नहीं है। आप देख लीजिए कि कब वो लागू करने के लिए वीपी सिंह ने कहा था और कब अडवाणी जी गिरफ्तार हुए और उसके बाद विड्रॉ किया गया था सपोर्ट। परंतु मैं आपसे यह भी कह रहा हूं कि राजीव गांधी का क्या स्टैंड था, जिनके साथ आज भाटी जी की पार्टी है, नेहरू जी का क्या स्टैंड था और इंदिरा जी का क्या स्टैंड था मंडल पर और ओबीसी कास्ट सेंसस पर, अभी गूगल करके भाटी जी को पहुंचा दीजिए। चलिए चले चले शहजाद पूनावाला, राजकुमार भाटी जी फिर आएंगे आपके पास। हमारे साथ वाजपेयी जी भी जुड़े हैं। वाजपेयी जी, सवाल कुल मिलाकर जो निकल कर आ रहा है वो यही है कि आखिरकार वो वजह क्या रही कि अमेठी रायबरेली से, हालांकि पंकज शर्मा जी कह रहे हैं इंतजार करिए, हैरत करने वाली खबर सामने आएगी, लेकिन अब तक तो गांधी परिवार का कोई सदस्य आया नहीं। और बार बार यह दावा किया जाता है, सोनिया गांधी की चिट्ठी सामने आई थी जब वो राज्यसभा राजस्थान जा रही थी कि हमारे परिवार का ख्याल रखिएगा। देखिए, तथ्यों से जो आकलन किया जा सकता है वो ये किया जा सकता है कि कांग्रेस ने मन बना लिया कि 2024 की लड़ाई में वो कहीं नहीं है, और ये उसी के चलते हुए है, क्योंकि कांग्रेस का वो क्या कर रहे हैं, कांग्रेस वाले छत्रपों से अपना वोट वापस लेना चाहते हैं जो 80 के दशक में इनसे छिटक गया था जी। ये जो इनके कांग्रेस के गर्व से जो पार्टियां निकली हैं वो सारा वोट लेके कांग्रेस का चली गई।
अब उनकी दिक्कत ये कि वो वोट वापस कैसे आए, इसीलिए इन्होंने इंडिया बनाने की कोशिश की और बनाने के लिए उसमें अपने आप को सर्वे सर्वा रखना चाहा, लेकिन वो कामयाबी इनको मिल नहीं पाई। बाकी जो नेता है वो 2-2, 3-3 बार के मुख्यमंत्री छत्र पार्टी के, उनको राजनीतिक समझ है, उन्होंने कहा ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो वो क्लैश है, उसको मसले को सुलझाने के लिए कांग्रेस काम कर रही है और कांग्रेस 24 कहीं भी किसी तरीके से तो उसके लिए तैयार नहीं है। वो मान के चल रही है कि 24 के बाद 29 में देखेंगे या उसके बाद की तैयारी की जाएगी। चलिए, और इसीलिए जब कांग्रेस का मुखिया छोड़ के भाग जाएगा, 80 सीटें जो इम्पोर्टेंट राज्य है सबसे, 80 सीटों में से अगर आप 0 सीट जो मुखिया नहीं लड़ेगा, जो मेन पारिवारिक सीट भी रही है उनकी, तो क्या मैसेज जाएगा, जनता क्या सोचेगी उसको। चलिए इसका जवाब पंकज शर्मा जी से लेते हैं। पंकज शर्मा जी, देखिए 2 बड़े पॉइंट यहाँ पर वाजपेयी जी ने उठाए हैं तो सहमत हैं कि जब गांधी परिवार के लोग ही चुनाव लड़ने की हिम्मत अमेठी रायबरेली से नहीं कर पाएंगे तो क्या संदेश जाएगा, और दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल उठाया है कि क्षत्रपों का जो क्षेत्रीय दल है उनका वोट दोबारा कांग्रेस वापस लेना चाहती है, इसीलिए यह इंडिया गठबंधन बनाया है। उनका वोट कांग्रेस कैसे वापस लेना चाहती है? कांग्रेस जो है वो अपने सहयोगी दलों के साथ जिस तरह समानता का व्यवहार करती है वैसा तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने चुन चुन कर क्षेत्रीय दलों को समाप्त करने का काम किया, उन पर दबाव बनाया कि या तो वो भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करें मजबूरी में और तरह तरह के हथकंडे अपनाए उसके लिए। तो ये कहना ठीक नहीं है कि कांग्रेस क्षेत्रीय दलों से अपना वोट वापस लाना चाहती है। अब यहाँ चूंकि अभी बात चल रही थी तो मैं शहजाद पूनावाला जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। शहजाद जी, देश में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत आपके हिसाब से कितना है? आपको पता नहीं है क्या? सामान्य ज्ञान के लिए बैठा है क्या? 14-15% है, आपको भी पता है? आप सवाल पूछिए अपना, मुझे पता है आपका सवाल क्या है। ये ऐसे सवाल हर रोज 5 बार पूछे जाते हैं। पूछिए, आप सवाल पूछे, मैं सवाल जानता हूँ आपका। आपका सवाल जानता हूँ, आपके आंकड़े छोड़ दो, सवाल जानता हूँ मैं आपका, और सवाल का जवाब भी दूंगा, उसकी भी सुनने की क्षमता रखना। बोलिए, सवाल पूछिए पहले आप ऑडियंस के लिए। पूरे लोकसभा में एक भी मुस्लिम सदस्य नहीं है भारतीय जनता पार्टी। पूछ लिया अब आपका सवाल। देश की विधानसभाओं में एक भी मुस्लिम सदस्य नहीं है, और आप बात कर रहे हैं कि हमने फला पिछड़े को मुख्यमंत्री बना दिया। एक 20% के समुदाय को आप पूरी तरह हाशिए पर करने में दिन रात लगे हुए हैं। चलिए मैं जवाब लेता हूं। दिन रात लगे हुए हैं। अब आप ये बताइए कि यदि देश में मुस्लिम आबादी 18-20% है तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि सेना में, पुलिस में, अर्धसैनिक बलों में, अब आपका हो गया। देखिए पंकज जी, सेना को तो कम से कम इस डिबेट का हिस्सा ना बनाया जाए। पंकज जी देखिए, अब पर मैं इनका जवाब दे देता हूं। देखिए, सेना को सवाल पूछा, मुझे जवाब दूर रखना चाहिए, पॉलिटिकल मुद्दे पर बातचीत हो रही है। चलिए शहजाद जी जवाब दीजिए। अब पूरा जवाब सुनना पंकज जी। पंकज जी, 1950 से लेकर 2004 तक जहां पर मोदी जी और अमित शाह जी दूर दूर तक नहीं थे, उसकी हर लोकसभा को उठाकर देखिए, 15 से 17% मुस्लिम आबादी और प्रतिनिधित्व पार्लियामेंट में 4%, और उसमें भी पसमानदा समाज के पास तो 0.5 से भी कम। तो उस समय पर क्या आप थे मुस्लिम विरोधी? गुजरात में जब एक समय पर आप ही का, नहीं बीच में नहीं बोलना है, अब बीच में नहीं बोलना है पंकज जी, अब पूरा सवाल का जवाब सुनना होगा। पंकज जी ये तरीका ठीक नहीं, आप सुन लीजिए। पंकज जी आप ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं, सुन लीजिए। दिस इज नॉट द वे। हाँ, मैं पूरा बात, आप स्काइप से जुड़े, आपकी आवाज बीच में बोलेंगे तो थोड़ी सी फैक्ट्स की क्लास लगेगी। एक एक करके शहजाद जी की बारी है। अब फैक्ट्स की क्लास लगेगी। गुजरात में जहां पर 10% मुस्लिम आबादी है, वहां पर 95 तक, जब तक कि एक छत्र राज था कांग्रेस पार्टी का, उन्होंने कभी भी 10% मुसलमानों को टिकट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? विनेबिलिटी क्राइटेरिया, और मैं बाकी सब छोड़ दीजिए। इस देश में मुझे बताइए कि आबादी के अनुपात में ही देना है ना, तो इस देश में तो होमोसेक्सुअल्स बहुत ज्यादा होंगे। आपके कितने डिक्लेयर्ड होमोसेक्सुअल एमपी है बताइए कांग्रेस पार्टी के? मतलब आप होमोसेक्सुअल्स के खिलाफ है कांग्रेस पार्टी? डिक्लेयर्ड होमोसेक्सुअल एमपी कितने हैं कांग्रेस पार्टी? देश में होमोसेक्सुअल्स तो करोड़ों में रहेंगे, करोड़ों में। तो अजीब कुतर्क है। नहीं, कुतर्क कैसे है भाई? प्रतिनिधित्व अगर वही व्यक्ति कर सकता है तो ये कुतर्क कैसे हुआ? आप होमोसेक्सुअल गिना दो, आप पारसी गिना दो, आप जैन गिना दो, देखिए बाकी के समाज गिना दो। जवाब आ गए पंकज जी। देखिए आपने सवाल उठाया, हमने शहजाद पूनावाला का जवाब लिया, लेकिन एक सवाल आपसे और बनता है पंकज शर्मा जी। आपने कहा कि आप क्षेत्रीय दलों का बहुत सम्मान कर रहे हैं, यानी कांग्रेस पार्टी बहुत सम्मान कर रही है। बंगाल में क्या सम्मान किया? अधीर रंजन चौधरी हर रोज ममता बनर्जी के खिलाफ बोलते हैं, उन्होंने 42 की 42 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। क्या यही सम्मान है?
जेडीयू के साथ क्या हुआ? राजकुमार भाटी जी बैठे हुए हैं, भले आपका गठबंधन हो गया है, लेकिन इस गठबंधन से पहले समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेताओं के खिलाफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष क्या बोलते थे यूपी में? क्या यही सम्मान है? कोई एक व्यक्ति क्या बोलता है इसका पूरी पार्टी से क्या लेना देना है? भारतीय जनता पार्टी में किस किस के क्या क्या बयान आए उसकी सूची आपके पास होगी, नहीं तो मैं पढ़ के सुनाऊं। क्या आप उसको भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत बयान मानेंगे? पंकज शर्मा जी, अजय राय उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। अधीर रंजन चौधरी नेता विरोधी दल के तौर पर उनको देखा जाता है लोकसभा में। तो क्या इनके बयान को हम क्या माने? बंगाल के अध्यक्ष भी है, क्या माने इनके? व्यक्तिगत राय भी होती है। पंकज जी क्या माने फिर? यही सम्मान है? नीतीश कुमार अलग चले गए, वो संयोजक बनने की इच्छा लेकर आए थे कि शायद वो चेहरा बन जाए इंडिया गठबंधन का। पूरी दुनिया जानती है नीतीश कुमार कैसे ले जाए गए, वो भी पूरी दुनिया जानती है। पंकज शर्मा जी, तो आपके साथ भी तो आए थे नीतीश कुमार। राजनीति के लिए हर हथकंडा आजमाया जा रहा है, तो कौन क्यों गया, कैसे ले जाया गया? ममता दीदी, तो सबके सामने। ममता दीदी नहीं, ममता दीदी और कांग्रेस के बीच में समझौता जिस तरह होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। उसको कौन जिम्मेदार है इसके लिए? तो कांग्रेस ही जिम्मेदार देखी जा रही ना। हर रोज अगर कोई आपका बड़ा नेता ममता बनर्जी के खिलाफ बोलेगा तो कैसे कोई गठबंधन आपके साथ जुड़ेगा? हाँ है ना, मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस जिम्मेदार है। कांग्रेस को इन सब मामलों में थोड़े और चौकन्नेपन और एहतियात से काम लेना चाहिए था, थोड़ी और समझदारी का। चलिए कम से कम आप स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि अभी आप कहते हैं सारे दलों का हम सम्मान करते थे, कांग्रेस सम्मान करती, कम से कम आप स्वीकार कर रहे हैं फैक्ट्स देखने के बाद। राजकुमार भाटी जी, स्वीकार करना क्या है, ये तो तथ्य है। तो वही मैं कह रहा हूं कि इससे पहले आप कह रहे थे सभी दलों का सम्मान है। कह रहा हूं कि हाँ, कांग्रेस को और समझदारी से काम लेना चाहिए था, तो इंडिया समूह और मजबूत होता। उसी को तो सबसे ज्यादा कमी दिख रही है। पंकज जी चलिए। भाटी जी, इससे पहले इन्होंने कहा कि ये सम्मान करते हैं कांग्रेस को। सीपीआईएम ने कहा वायनाड छोड़ दो, हमने कैंडिडेट दे दिया है, आप नॉर्थ से लड़ो, अमेठी से लड़ो। सम्मान करते हुए करिए ना। पंकज जी जवाब दीजिए। हाँ तो सम्मान किया ना, वो भी लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी लड़ रही है। चलिए ये बहुत पार्टी भी लड़ रही है। पंकज जी ये एक ऐसा सम्मान दिख रहा है, पंकज जी एक ऐसा सम्मान दिख रहा है कि सम्मान के बारे में आप भी बहुत अच्छे से जानते होंगे कैसा सम्मान है। खैर राजकुमार भाटी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सवाल यही है कि कांग्रेस क्या क्षेत्रीय दलों का वोट हथियाना चाहती है? भारतीय जनता पार्टी ने कितना सम्मानजनक व्यवहार किया आडवाणी जी के साथ, मुरली मनोहर जी के साथ, किसके साथ क्या किया सबके सामने है। तो ये सम्मान असम्मान। चलिए मैं एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, फिर मैं भाटी जी से अगला सवाल लूंगा। राजकुमार भाटी, यहां से दो सवाल आपसे उठते हैं। पहला सवाल, एक तरफ तो जहां मोदी सरकार 100 दिन का रोड मैप तैयार कर रही है, कांग्रेस अमेठी रायबरेली पर ही अभी अटकी हुई है। और एक सवाल जो वाजपेयी जी ने उठाया वो ये कि क्या क्षेत्रीय दलों का वोट हथियाना चाहती है कांग्रेस? क्या आप लोग को भी इस बात का डर है अंदर से कहीं? नहीं, एक तो मैं माननीय मोदी जी से निवेदन करूंगा कि वो ज़्यादा तनाव ना लें, ज़्यादा बोझ ना लें सिर पे, क्योंकि अगला रोड मैप तो हमने तैयार कर लिया, सरकार तो हमारी आ रही है, आगे का रोड मैप हम तैयार करेंगे, उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं कहना ये चाहता था, जब शहजाद भाई बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मुस्लिम समुदाय से इतनी नफरत क्यों है। इस देश की 14-15% आबादी मुस्लिम धर्म की पालन करती है, वो इस देश का एक अनिवार्य अंग है। देश की आज़ादी में उनकी बराबर की भूमिका रही है, उन्होंने देश के लिए खून दिया है, देश से प्रेम करते हैं। जब उनसे सवाल किया गया मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं देते, आप होमोसेक्सुअल को क्यों नहीं देते, ये अपमान नहीं है पूरे समुदाय का। कैसे और यही नहीं, शहजाद भाई ने प्रधानमंत्री से भी एक बार सवाल किया गया था, बताइए। एक बार ऐसा नहीं, इनके नेता और देश के प्रधानमंत्री से भी एक बार पत्रकार ने सवाल किया था कि जब गुजरात में मुसलमान मारे गए आपको दुख नहीं हुआ? तो पता उन्होंने क्या कहा था? गाड़ी के नीचे कोई कुत्ते का पिल्ला भी आ जाता है तब भी दुख होता है। कभी होमोसेक्सुअल से तुलना करते हैं, कभी कुत्ते के पिल्ले से तुलना करते हैं। आखिर में जो आपने चुनाव मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, इसलिए जवाब दे देता हूं। हमें धार्मिक मुद्दों से डिबेट करने से बचना चाहिए। शहजाद जी आप जवाब दीजिए। इस पूरे पैनल में मैं एक धार्मिक मुद्दा नहीं है। देखिए भाटी जी, जवाब देने का अवसर दीजिए, आपने कुछ गंभीर आरोप लगाया। भाटी जी, इस पूरे पैनल में इकलौता मुसलमान मैं ही हूं। आपने अभी जब मैंने मुख्यमंत्री गिनाया कि ओबीसी है मुख्यमंत्री, तब आपने कहा तो एक को बना दिया तो क्या फर्क पड़ता है। अब एमपी के मामले में आपका विरोधाभास देखिए,
करेंगे, परंतु एमपी के मामले में मैं ये बोल रहा हूं कि हम वो जिन्ना वाले देश नहीं है कि मुसलमान ही मुसलमान का प्रतिनिधित्व करेगा। मुझे इतनी भी उम्मीद है कि कल अगर भाटी जी 50-60 साल के बाद सांसद बनते हैं समाजवादी के टिकट पर, तो वो भी प्रतिनिधित्व करेंगे किसी मुसलमान का। क्या हम लोग वो व्यवस्था में सेपरेट इलेक्टोरेट की, क्या आप ये सोचते हैं क्या देश का बंटवारा ऐसे करेंगे क्या? मुसलमान इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 50-60 साल बाद भी अगर आप बनेंगे तो मुझे पूरी जानकारी और गारंटी है कि आप किसी मुसलमान का भी प्रतिनिधित्व करेंगे। और अगर प्रतिनिधित्व देना है तो इस प्रकार से देखिए ना, पारसी कितने हैं, जैन कितने हैं, होमोसेक्सुअल कितने हैं, नॉन होमोसेक्सुअल कितने हैं, सारे देखिए ना। फिर तो अगर प्रतिनिधि की बात है तो सबके बताइए क्या क्या कितना कितना दिया किसको। आप मुझे बता दीजिए कि आपने पीडीए की बात की तो जया बच्चन पीडीए में आई क्या, रंजन जी पीडीए में आए क्या? तो आपने तो कितना दिया, समाज कितना बड़ा है, आपने दिया एक सुमन जी को। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, इसीलिए मैं कह रहा हूं हमारे तो 85 सांसद ओबीसी से है, आपके तो उतने सांसद नहीं है। हमारे 27 मंत्री ओबीसी से है, आपके तो उतने मंत्री नहीं है। तो बताइए आपने कहां पर। देखिए भाटी जी आप मुस्कुराते हुए एक सवाल से बहुत आसानी से बचकर निकल गए। मेरा सवाल यह था कि क्या कांग्रेस से आपको भी अंदर खाने इस बात का डर है कि जो आपका मूल वोट बैंक है, क्या कांग्रेस उसे हथिया सकती है, जो वाजपेयी जी ने सवाल उठाया था? विशाल जी, बहुत ईमानदार जवाब। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर राजनीति आप पूरे देश की नजर डालें तो क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस गले लगा रही है, क्षेत्रीय दलों को सम्मान दे रही है। भारतीय जनता पार्टी उनकी जड़ें काट रही है। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में क्या किया, जेजेपी का नाश कर दिया, जेजेपी को ठिकाने लगा दिया। अब ये यूपी में लोकदल को भी ठिकाने लगा देंगे। ये अपने सहयोगियों को लगातार धमकाते हैं, तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहां तो लोकदल के मंत्री बन गए, तोड़ दी, एनसीपी तोड़ दी। हाँ नहीं, अभी तो मंत्री बनाया, आगे आगे देखिए होता है क्या। जिस तरह दुष्यंत चौटाला को दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर करिया जी। इसका भी जवाब दे देता हूं, एक वाक्य अगर ये क्षेत्रीय दलों महाराष्ट्र में शिवसेना तोड़ी, एनसीपी तोड़ी जी, हरियाणा में मैं एक अंतिम हमारे पास वक्त की कमी है। शहजाद जी 30 सेकंड में आपका जवाब मैं चाहता हूं, इस पर प्रतिक्रिया दीजिए। देखिए, एकनाथ शिंदे की जो शिंदे सेना है वो कम सीटों वाली, फिर भी मुख्यमंत्री हमने बनाया। हमारा कमिटमेंट नीतीश बाबू को था, तो नीतीश बाबू जब लौट के आए तब भी उनको मुख्यमंत्री बनाया। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने बसपा के 6 एमएलए राजस्थान की सरकार को समर्थन देते थे, उनको तोड़ के अपनी पार्टी में शामिल कर दिया। तो वो सही था गलत था? एमआईएम के 4 विधायक बिहार में आरजेडी। हमारे पास वक्त फिलहाल इतना ही। आप सभी हमारे साथ जुड़े इस मुद्दे पर बहस करने के लिए आप सभी को शुक्रिया।